राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटागोजी। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टर्म, दैट इज़ पेडागोजी. Pedagogy refers to the art and science of teaching children. It is a teacher-centered approach where the teacher is the authority figure and the main source of knowledge. The learner is more passive, absorbing information provided by the teacher. तो पेडागोजी के अंदर है ना, जो मेन अप्रोच हम यूज़ करते हैं वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। इसमें टीचर का रोल होता है वो बहुत ही एक्टिव होता है, और वहीं अगर स्टूडेंट के रोल की बात करें तो वो पैसिव होता है। टीचर हमारी एक अथॉरिटी फिगर है, क्योंकि जो हमारे नॉलेज का जितना भी मेन सोर्स होता है ना, वो हमें एक टीचर से ही मिलता है। टीचर ने क्या लेक्चर प्रोवाइड किया, हमें क्या रिप्रेजेंट किया, ये सब डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। यहाँ पे स्टूडेंट्स ना क्वेश्चनिंग करते हैं, ना उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ क्रैम करते हैं, रोट मेमोराइजेशन करते हैं। इसलिए इस अप्रोच को टीचर सेंटर्ड अप्रोच बोला गया है। और इसमें दी लर्नर इज़ मोर पैसिव, यहाँ पे जो पैसिव को हाईलाइट किया गया उसके साथ लर्नर लिखा हुआ, तो उस लर्नर का मतलब है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स, लर्नर को हम एज ए डिफाइन कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट, हमारा स्टूडेंट, हम एज ए स्टूडेंट जब काम करते हैं तो हम एक लर्नर होते हैं, हम सीख रहे हैं, हमें याद करवाया जा रहा है, हमें क्रैमिंग करवाई जा रही है, तो वो सारा कुछ जो भी है वो टीचर करवाता है हमें। तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कितना एब्जॉर्ब करते हैं या कितना हमें समझ आता है या सिखाया जाता है, कितना फोकस करते हैं, ये सारा पेडागोजी के अंदर नहीं आता। इसमें सिर्फ क्रैमिंग आती है कि हमने कितना क्रैम किया है, कितना रट्टाफिकेशन किया है, कितना उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाया है, ये सारा आ जाता हमारा पेडागोजी के अंदर। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें लिखा है पेडागोजी एक चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है। अगर अप्रोच हमसे पूछी जाए तो वो टीचर सेंटर्ड होती है, वहीं अगर लर्निंग के बारे में पूछा जाए तो ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, क्योंकि हमें एक्टिव रोल हमारा टीचर का होता है, लेकिन पैसिव रोल किसका होता है, लर्नर का होता है। सीख कौन रहा होता है, चाइल्ड रहता है, इसलिए लर्निंग में हमारा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग आ जाता है पेडागोजी के अंदर। तो वहीं अब इसकी डेफिनेशन में सिर्फ एक लाइन लिखी है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को हम पेडागोजी कहते हैं। तो उसके बाद हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमें क्वेश्चंस में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, लाइक टीचर सेंटर्ड, गाइडेंस। कि गाइडेंस का मतलब होता है कि टीचर किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है अपने लेक्चर को, कैसे बच्चों को गाइड करता है, कैसे उनको क्रैमिंग करवाता है, कैसे उनको मेमोराइज करवाता है कोई भी टॉपिक, ये सारा आ जाता है हमारा गाइडेंस के अंदर। उसके ऊपर बाद आ जाता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के बाद आ जाता है हमारा लास्ट कीवर्ड जो है नॉलेज ट्रांसफ़र। तो इन कीवर्ड्स को हमें याद रखना है, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को हमें एग्जाम्स में मिलेंगे। उसके बाद इसके कुछ की फीचर्स है, जैसे फोकस ऑन डिपेंडेंट लर्नर्स, लाइक स्कूल लेवल में लर्नर्स हमेशा टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो खुद से नहीं कर सकते, इसलिए इसको प्राइमरी लेवल के अंडर भी रखा जाता है। उसके बाद टीचर प्ले सेंट्रल रोल इन डिलीवरिंग नॉलेज, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम एंड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। इन तीनों पॉइंट्स में की फीचर्स में क्या बोला गया है कि एक टीचर को ना स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस देनी पड़ती है। कि अगर हमें, जैसे मैंने अभी टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन किया, फिर लेवल्स के, फिर मॉडल्स के, फिर मेथड्स हैं, तो धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप मैं एक सिलेबस को लेकर चल रही हूँ। ये नहीं है कि मेरा जब मन करे मैं वो किसी भी टॉपिक को उठा के उसके ऊपर कुछ भी बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो ऐसे ही किसी बच्चे को अगर हमें कुछ भी सिखाना है तो सबसे पहले उसकी बेस से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे इंग्लिश पढ़ने से पहले हमें ABCD से स्टार्ट करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसलिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि हमें इस तरीके से प्लानिंग करनी है, इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये सब आ जाता है एक टीचर के ऊपर। टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है पेडागोजी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ए टीचर एक्सप्लेनिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स इन प्राइमरी स्कूल। अब हम स्कूल में अगर टेबल्स याद करते हैं तो छोटे बच्चों को कैसे क्रैमिंग के थ्रू करवाया जाता है, बार बार रिपीट करवाया जाता है उनसे, 2 1 2 2 2 4, तो ऐसे उनको बार बार याद करवाया जाता है। किसी को हिंदी में याद करवाया जाता है, किसी को इंग्लिश में याद करवाया जाता है। वो डिपेंड करता है कि टीचर किस तरीके से अपनी नॉलेज को आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता है। मोटिवेशन टू लर्न इज़ ऑफन एक्सटेंसिव। बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें अवार्ड्स का, प्राइजेस का लालच दिया जाता है। एक्सट्रिंसिक होता है मतलब बाहरी, अवार्ड्स से, आउटसाइडर के थ्रू उन्हें एक लालच दिया जाता है कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये अवार्ड मिलेगा, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, फर्स्ट आओगे क्लास में, तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, सेकंड प्राइज़ मिलेगा, अगर तुम हमारी अटेंडेंस पूरी रखोगे तो तुम्हें फेल नहीं किया जाएगा, नेगेटिव ग्रेड्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, तुम्हारे इंटरनल्स बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस टाइप का एक लालच दिया जाता है टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को। तो मोटिवेशन टू लर्न इज़ ऑफन एक्सटेंसिव का मतलब यही है कि हम सिखाने के लिए मोटिवेट करते हैं बच्चों को, कुछ
एक्सटर्नल एफर्ट्स डाल के, फैक्टर्स के थ्रू, अवार्ड्स के थ्रू, प्राइजेस के थ्रू एक लालच देके तो उनको मोटिवेट किया जाता है। उसके बाद लर्निंग इज़ ऑफन सिक्वेंशियल एंड स्ट्रक्चर्ड, तो लर्निंग को एक प्रॉपर सिक्वेंशियल और स्ट्रक्चर्ड वे में हम लेके चलते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, डिसिप्लिन, एक नॉलेज ट्रांसफ़र होनी चाहिए उसके अंदर, इसलिए टीचर सेंटर्ड होता है। एंड मेथड्स में इंक्लूड लेक्चर्स, रोट मेमोराइजेशन, डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड गाइडेड प्रैक्टिस। जैसे कि हमने मेमोरी लेवल में भी पढ़ा था कि इसके अंदर सारा का सारा रट्टाफिकेशन आता है, हमें याद करना होता है, क्रैमिंग आ जाती है, गाइड करना पड़ता है बच्चों को हर एक छोटी से छोटी चीज़ को लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक। एक्सपीरियंसिंग द नॉन, इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट्स का एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस, नॉलेज, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो कितने इजीली समझ सकते हैं, किसी को डिफ़िकल्टी होती है, किसको प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, कौन हिंदी में समझता है, कौन इंग्लिश में समझता है, ये सारा बैकग्राउंड चेक करने के बाद कि बच्चों को किस तरीके से समझाया जा सकता है। तो एक नया टीचर जब भी अपना लेक्चर डिलीवर करेगा, वो अपने नए टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट का बैकग्राउंड, उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपने माइंड में रख के, तो अपने नए टॉपिक को जब स्टूडेंट्स के एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कनेक्ट करता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंसिंग द नॉन। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है कंसेप्चुअलाइजिंग बाय क्लासीफाइंग। कंसेप्चुअलाइजेशन एंड क्लासीफाइंग में आ जाती है कि हम चीज़ों को कैसे क्लासीफाई करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, किस लेवल, कितने लेवल हैं, कौन से मेथड्स अप्लाई किए हैं, हमारी अप्रोचेस क्या क्या हुई है, उनको आगे फर्दर डिवाइड किया हमने कैसे किया है, क्लासीफाई किन चीज़ों के बेस पे किया है, लाइक हमने किसी अप्रोच के बेस पे कुछ मेथड्स में डिवाइड किए हैं, लेवल्स में डिवाइड किए हैं, तो वो सारा हमारा आ जाता है कंसेप्चुअलाइजिंग के अंदर। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है एनालाइजिंग फंक्शनली। एनालाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना, ब्रेक डाउन करके, छोटे छोटे पार्ट्स करके उसको समझना, किसी कंसेप्ट को, टेक्स्ट को, एक फिनोमिनन को, मेथड को, किसी अप्रोच को, इन सब चीज़ों को अपने तरीके से ब्रेक डाउन करके इन्फॉर्मेशन को गेन करना। तो ये सारा चीज़ें आ जाता है एनालाइजिंग के अंदर कि हम किसी डाटा या इन्फॉर्मेशन को किस वे में एनालाइज करते हैं। उसके बाद फंक्शनली का में आ जाता है कि फंडामेंटल क्वेश्चन से रिलेटेड उसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, कि किस तरीके से हम फंक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें उसके फंक्शंस के अंदर आ जाती है। उसके बाद आ जाता है एनालाइजिंग क्रिटिकली। क्रिटिकली एनालाइजिंग का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी एनालाइज करना, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको सब पार्ट्स में डिवाइड करके हम कैसे उसको समझते हैं। तो पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद हमें जो समझ आता है फिर हम उसको लिंकअप करके इंटर रिलेट कर देते हैं एक दूसरे से, तो हम क्रिटिकल चीज़ों को भी बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट अप्लाइंग अप्रोप्रिएटली। अप्लाइंग अप्रोप्रिएटली का मतलब है कि हमें बहुत अच्छे से कि उसका यूज़ कौन सा है, कहाँ वो कौन से डोमेन पे यूज़ हो रहा है, किस एप्लीकेशन पे हम यूज़ करेंगे, तो वो वहाँ पे वो हम अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई करते हैं कि ये चीज़ इस डोमेन के लिए बेस्ट रहेगी या फिर दूसरे डोमेन पे हमें इसे अप्लाई करना चाहिए। तो अप्लाइंग अप्रोप्रिएटली का मतलब यही है कि जो चीज़ जिस लेवल पे अपना बेस्ट देती है ना, हमें वो अप्रोच या मेथड वहीं पे यूज़ करना चाहिए ताकि हम उसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें और हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो। इन चारों पॉइंट्स को हमने फर्दर दो डोमेन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट डोमेन में आ जाता है हमारा एक्सपीरियंसिंग एंड अप्लाइंग, जो कि आता है अफेक्टिव डोमेन के अंदर। अफेक्टिव डोमेन में हमारा सोशल, इमोशनल एंड एम्बॉडीड डोमेन्स ऑफ लर्निंग के अंदर आ जाता है, इसे हम अफेक्टिव डोमेन के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर कंसेप्चुअलाइजिंग और एनालाइजिंग की बात करें तो वो हमारा आ जाता है कोग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग के अंदर। पेडागोजी के बाद हमारी सेकेंड टर्म आ जाती है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी, जैसे हमारी मेमोरी लेवल और पेडागोजी सेम थे, वैसे ही एंड्रागोजी और अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा सेम होता है। तो एंड्रागोजी के अंदर आ जाता है हमारा टीचर और स्टूडेंट सेंट्रिक। तो इसके अंदर हमारा सारा का सारा क्या आता है, अडल्ट लर्नर्स होते हैं, जिसमें स्टूडेंट और टीचर्स का एक्टिव रोल होता है, दोनों का। तो एंड्रागोजी की जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है, सबसे पहले तो एक अडल्ट लर्निंग है। जैसे हमने पेडागोजी के बारे में बात की तो वो चाइल्ड सेंटर लर्निंग थी, और एंड्रागोजी की बात आ जाए तो अडल्ट लर्निंग है। तो द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग अडल्ट लर्नर्स, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग अडल्ट लर्नर्स। तो एक ये मेथड और प्रैक्टिस है कि हमें अडल्ट लर्नर्स की कैसे हेल्प करनी चाहिए टीचिंग के अंदर। तो इसके कीवर्ड्स जो हम यूज़ करेंगे वो क्या क्या आ जाएंगे, सेल्फ डायरेक्टेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपीरियंस बेस्ड एंड नीड टू नो, ये सारी चीज़ें हमारी कीवर्ड्स में आ जाती है। उसके बाद हमारी की फीचर्स इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जैसे एडल्ट्स ब्रिंग प्रियर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड एंड पर्पसफुल,
फोकस ऑन रियल लाइफ एप्लीकेशंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब इन तीनों के अंदर इन्होंने यही बोला है कि वो सारी की सारी चीज़ें रियल लाइफ पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है और सेल्फ डायरेक्टेड हो जाते हैं, खुद से सीखना स्टार्ट कर देते हैं, पर्पसफुल मीनिंगफुल भी होनी चाहिए वो चीज़ें। ये नहीं है कि कुछ भी हम उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज़फुल होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से और अभी तक जितनी नॉलेज भी गेन की है ना, उनके थ्रू नए आइडियाज़ को जनरेट करना, क्रिएट करना, ये सारा आ जाता है इनके की फीचर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक एन अडल्ट अटेंडिंग ए कंप्यूटर स्किल्स वर्कशॉप टू एनहांस जॉब प्रोस्पेक्टस। जैसे हम बात करें कि हमने स्टडी कर लिया +2 बेस तक, ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन अब हमें चाहिए कि हमें कोई जॉब चाहिए। तो अगर उस जॉब को हमें बहुत ही जल्दी ग्रैप्स करना है तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर स्किल सीखना स्टार्ट कर देते हैं कि उसमें हमारी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम अपने आप सिलेक्ट हो जाए, किसी और से हमें कंपेयर किया जाए तो हमें बेस्ट स्किल का अवार्ड मिले। तो इसीलिए ये सब चीज़ें अडल्ट लर्निंग की आ जाती है और इसे हम बोलते हैं एंड्रागोजी। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ है अंडरस्टैंडिंग लेवल के जैसा कि हमने लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर पढ़ा था। एंड्रागोजी में हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं अडल्ट लर्नर्स के। उनके की पॉइंट्स क्या क्या हैं? नीड टू नो, मोटिवेशन, ओरिएंटेशन, सेल्फ डायरेक्टेड, एक्सपीरियंस एंड रेडीनेस। तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है हमारा मोटिवेशन। एडल्ट्स आर ड्राइवन बाय इंटरनल मोटिव्स। दे विल लर्न इफ दे वांट टू लर्न। फॉर इंस्टांस ए कंपेलिंग आंसर टू द व्हाट्स इन इट फॉर मी क्वेश्चन इज अ पावरफुल इंटरनल मोटिवेशन। तो यहाँ पे मोटिवेशन कैसा होता है? इंट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल मोटिव्स होता है। अगर वो खुद से कुछ करना चाहते हैं तो वो करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करें। हमने लास्ट वाले पेडागोजी में पढ़ा था एक्सट्रिंसिक। वो होता था कि हमें मोटिवेट किया जाता है एक लालच दे के, रिवॉर्ड्स, प्राइजेस, ग्रेड्स के थ्रू। बट वहीं अगर एंड्रागोजी की बात करें तो इसमें एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर। अगर वो खुद से चाहते हैं कि हमें ये काम करना है, ये चीज़ सीखनी है, ये लर्न करना है, तो वो करते हैं। अगर वो नहीं चाहते, उनका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, तो वो नहीं करते हैं उस चीज़ को। इसीलिए इसको इंटरनल मोटिव्स बोला गया है। उसके बाद हमारा आ जाता है रेडीनेस। Readiness is to learn derives from the relevance of knowledge. They want to know how learning will help them better their lives, and they learn best when they know that the knowledge has immediate value for them. यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि अगर एडल्ट लर्नर्स को ये फील हो जाता है कि जो नॉलेज उन्हें प्रोवाइड की जा रही है वो उनकी रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट से मैच करती है, उनकी लाइफ को और बेटर बना सकती है, उनके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है, उन्हें एक नया करियर ग्रोथ देगी, तो वो अपनी उस नॉलेज को, स्किल को लर्न करने के लिए ना अपना बेस्ट देते हैं। जब उन्हें ये फील हो जाता है कि इस नॉलेज के बाद मेरी इमीडिएट वैल्यू ना इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है एक्सपीरियंस। तो अडल्ट्स हैव ए वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ देयर लर्निंग। दे एनालाइज, रैशनलाइज, synthesize and develop new ideas or to tweak old ones through the filter of their experiences. एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पे मतलब है कि अब पेडागोजी के अंदर ना स्टूडेंट्स का बेस है जो प्रिपेयर हो चुका है, फाउंडेशन ऑफ देयर लर्निंग ना एक फॉर्म में फिक्स हो चुका है कि हाँ अब उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिए, तो अब वो किसी टॉपिक को समझना स्टार्ट कर देते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, वो चीज़ों को एनालाइज करने लग जाते हैं, रैशनलाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, समराइज करते हैं, उनको कंक्लूड करना सीख जाते हैं। उन्हें सिर्फ एक टीचर की अब हेल्प चाहिए। ये नहीं है कि टीचर को डिट्टो हर एक चीज़ बेस टू एडवांस तक हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है, नहीं। उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो चीज़ों को समझना स्टार्ट करें, उन्होंने अंडरस्टैंड करना सीख लिया है, तो उसके बाद वो हर एक चीज़ को एनालाइज, रैशनलाइज करने के बाद अपने नए नए आइडियाज़ को डेवलप करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को फिल्टर करके सही और गलत पहचानना सीखते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव वे में अच्छी है, नेगेटिव वे में अच्छी है, तो हमें इस चीज़ पे कैसे बिहेव करना चाहिए या कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी एक्सपीरियंस के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारा सेल्फ डायरेक्शन। सेल्फ डायरेक्शंस के अंदर क्या आ जाता है? एडल्ट्स आर सेल्फ डायरेक्टेड इंडिविजुअल्स वो वांट टू टेक चेंज ऑफ द लर्निंग जर्नी। दे आर इंडिपेंडेंट बीइंग वो वांट टू फील इन कंट्रोल। इसके अंदर बोला गया कि अभी तक जो था ना, बच्चों को सिर्फ एक रोट लर्निंग करवाई जा रही थी, क्रैमिंग करवाई जा रही थी, उनको रटिफिकेशन, मतलब भाई तुम्हें ये ऐसे बताया मैंने तो तुम्हें ऐसे ही याद करना है, बट नहीं, अब वो सेल्फ डायरेक्टेड हो गया, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हो गया है कि वो उन्हें खुद को कैसे कंट्रोल करना है, किस चीज़ से कैसे कुछ याद करना है, किस लर्निंग पे फोकस करना है, उनकी आगे याद करने की जर्नी कैसे रहेगी। वो क्रैमिंग करना चाहता है, समझना चाहता है, कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है, तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि अब बच्चे कैसे लर्न करने स्टार्ट करेंगे, उनके खुद की इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है।
उसके बाद लास्ट वन आ जाता है ओरिएंटेशन। अडल्ट्स लर्न बेस्ट वे when they do they find relevance in task oriented learning which they can align with their workplace realities। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अब उन्हें पता चल गया है कि हम अपना बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे अब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जैसे यूजीसी नेट की बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो अब उनमें से बहुतों को पता है कि मैं सुबह बहुत अच्छा पढ़ सकता हूँ, शाम को बहुत अच्छा पढ़ सकता हूँ, कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा उसके पढ़ने के लिए, या फिर उसको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे किसी बच्चे का मैथ बहुत अच्छा होता है, डीआई बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ को रीडिंग कंप्रेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, कुछ की टीचिंग लर्निंग अच्छी नहीं होती, कुछ को क्रैमिंग नहीं आती, किसी का अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि भाई उस बंदे की खुद की जो स्किल्स है ना, उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको अपने हिसाब से चीज़ों को करना है कि मैं अपने तरीके से बेस्ट कैसे कर पाऊँगा। क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक इंडिविजुअल एक तरीका होता है कि ये मेरे लिए चीज़ बेस्ट है और ये मेरे लिए वर्स्ट है। तो ओरिएंटेशन यही होता है कि अब वो खुद से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट कर देता है कि मुझे किस वे में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसे सिर्फ एक हेल्प चाहिए होती है कि मैं इस चीज़ को किस किस तरीके से कर सकता हूँ। तो फिर जो तरीका उसके लिए बेस्ट होता है वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है, वो खुद के लिए यूज़ करता है या फिर अपने ऊपर अप्लाई करता है। पेडागोजी में हमने पढ़ा था कि दी आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, और यहाँ पे है कि दी आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग अडल्ट्स लर्न। तो उसमें तो हमें ये था कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, पढ़ाने की एक कला और विज्ञान होता है, और यहाँ पे है कि हम अडल्ट्स लर्नर की हेल्प करने की एक कला और विज्ञान को एंड्रागोजी बोलते हैं। तो अब जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है उसमें कुछ की पॉइंट्स मेंशन है हर एक वर्ड से रिलेटेड, तो इनको बहुत अच्छे से याद करना है और माइंड में बिठा लेना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फर्स्ट है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट्स में क्या होता है, अडल्ट्स आर सेल्फ डायरेक्टेड। अब वो अपने आप सेल्फ डायरेक्ट हो चुके हैं, तो इनके आर डिपेंडेंट, लाइक टू फाइंड देयर ओन वे, कैन मेक देयर ओन डिसीजंस एंड वांट टू मैनेज देयर ओन लर्निंग। तो अब इसमें भी सारी वही बातें हैं, बस इनके की पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब वो डिपेंडेंट हो चुके हैं, वो अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, खुद मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, और उनको लर्निंग के लिए अपनी चीज़ें वो खुद मैनेज कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस। अडल्ट्स हैव ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस टू ड्रॉ ऑन एंड अप्लाई टू न्यू लर्निंग। तो अब इसके की पॉइंट्स क्या है, हैव डाइवर्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, may have ingrained ideas about things and use problem solving, critical reflections and reasoning skills। इसके अंदर भी वही है कि वो अपने एक्सपीरियंस को और नॉलेज को यूज़ करके अब नए आइडियाज़ पे काम करते हैं, नई प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस है, जितनी भी रीजनिंग स्किल्स हैं उनको इन्वेंट करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। थर्ड वन है रीडीनेस। अडल्ट्स वांट टू लर्न थिंग्स दैट आर रेलिवेंट इन ए रियल टू लाइफ कंटेक्ट्स। वही है कि अब अपनी रियल लाइफ से इन्वॉल्व करके देखते हैं, कंपेयर करके देखते हैं कि ये चीज़ें कैसी हैं। तो उसके की पॉइंट्स हैं, आर गोल फोकस्ड, वांट जस्ट इन टाइम लर्निंग, सी वैल्यू इन मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, नीड ए क्लियर वाई एंड वट फॉर लर्निंग गोल्स। तो इन पे एज इट इज़ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन है, एडल्ट्स आर एंगेज्ड बाय लर्निंग दैट इज़ प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड प्रैक्टिकल। अब वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारी लर्निंग प्रॉब्लम सेंटर्ड है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, किस वे में हम फोकस किया हुआ है, तो ये सारा का सारा उसके अंदर आ जाता है। आर प्रैक्टिकल, इसके कीवर्ड्स क्या है, आर प्रैक्टिकल लर्निंग शुड अप्लाई टू देयर लाइव्स और जॉब। अब ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकल लर्निंग को हम अपनी सिर्फ जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर हमारी पर्सनल लाइफ पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। वांट टू बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग देयर लर्निंग, फोकस ऑन एस्पेक्ट्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू दैम। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स को ही अपनी लाइफ में अहमियत देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, वो बाकी चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करते। लास्ट वन है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या आ जाता है, अडल्ट्स आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बाय वेरियस वैल्यू ड्राइवर्स, नॉट सिंपली मोर मनी। अभी जैसे मैंने बात की थी कि लास्ट वाले में मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक था, इसमें क्या है, इंट्रिंसिक है। तो इसमें जो हमारे कीवर्ड्स थे वो किस किस के लिए थे, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ गया। तो मोटिवेशन इसमें ओवरऑल होता है कि हमें जॉब में मिलनी चाहिए, हमारा पर्सनल ग्रोथ भी होना चाहिए, हमारा बिहेवियर और एक पर्सनैलिटी भी बननी चाहिए जो हमें अट्रैक्टिव बनाए और सबसे यूनिक बनाए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मिलकर आ जाती हैं कि इसमें सिर्फ ना टीचर की एक हेल्प चाहिए होती है बच्चे को, बाकी एफर्ट्स वो सारे खुद ही करता है। और सबसे लास्ट टर्म हमारी जो आती है, होटागोजी आती है। इसकी डेफिनेशन क्या है,
सबसे पहले तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। इसमें किसी टीचर की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ स्टूडेंट अपने आप ही करते हैं। वो खुद ही मोटिवेट होते हैं इतने कि हाँ हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है और उसके लिए हमें खुद ही सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमें अपनी सारी की सारी जो है मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। तो इसकी डेफिनेशन है ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच वेयर लर्नर्स डिफाइन देयर लर्निंग पाथ। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो किसी का ये नहीं है कि उसे कोई टीचर हेल्प कर रहा है, नहीं, वो खुद से अपने दिमाग में बिठा चुके हैं कि भाई मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो करना ही है। तो उसके लिए वो किसी टीचर की हेल्प नहीं ले रहे। हाँ ठीक है, ऑनलाइन जैसे यूट्यूब कर रहे हैं, कोई कोचिंग सेंटर ले रहा है, तो कुछ भी ले रहा है, वो सिर्फ उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके एफर्ट्स हैं, उनका मोटिवेशन है, वो सेल्फ डिटरमाइंड है कि मुझे ये चीज़ सीखनी ही सीखनी है। तो इसीलिए इसको बोला गया है सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। इसके लिए उनको किसी ने ये नहीं बोला कि बेटा तुम्हें ये करना ही करना है, नहीं, वो उनकी खुद की एक इंट्रेंसिक अप्रोच है कि नहीं मुझे ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो इसीलिए होटागोजी उसी में आ जाता है। एक हायर स्टडीज़ आ जाती है जब हम जैसे पीएचडी करते हैं, तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं ना, खुद वो होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज़ के लिए कि हमें कैसे मैनेज करनी है चीज़ें, किस चीज़ पे फोकस करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा डिपेंड करता है। तो इसके कीवर्ड्स क्या क्या आ जाते हैं? सेल्फ डिटरमाइंड, ऑटोनोमस, फ्लेक्सिबल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये नहीं कि आज मूड बना कल छोड़ देंगे, नहीं। जैसे अब हमें एग्जाम के लिए पूरा प्रॉपर साल 6 महीने तैयारी करनी पड़ती है, तो एक बहुत ही लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होती। तो इसके की फीचर्स क्या है? लर्नर्स टेक कंप्लीट ओनरशिप ऑफ लर्निंग। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुद ही कंप्लीट ओवरऑल हर एक चीज़ पे फोकस करना होता है, उसके लिए छोटी छोटी गाइडेंस नहीं दी जाती कि अब तुम्हें ये यूनिट करनी है, अब ये करनी है, तुम्हें इस पर ज़्यादा फोकस करो या उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, खुद की मैनेजमेंट के हिसाब से सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद एम्फेसाइज ऑन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, नॉट जस्ट कम्पिटेंसी। वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें सिर्फ कंप्लीट करनी है कोई चीज़, नहीं। जैसे अभी हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो इसमें ये नहीं कि मुझे फटाफट सिलेबस तैयार करना है, नहीं। उसको ये भी देखना है कि क्या मैं कैपेबल हूँ उस चीज़ को करने के लिए, क्या मैं अगर उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ एक बार। उसको क्वालिटी कंटेंट भी देखना होता है, उसको उसके ऊपर भी फोकस करना है कि कितना उसका सिलेबस है, कैसे उसे मैनेज करना है, कितना समझना है, कितना याद करना है, कितना पढ़ सकता है, कितना नहीं पढ़ सकता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ एक बार जस्ट रीडिंग करके कंप्लीट करके सिलेबस छोड़ दिया, इतना सफिशिएंट नहीं होता उसके लिए। एंड लर्निंग इज़ फ्लेक्सिबल, टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड ओपन एंडेड। लर्निंग बहुत ही फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जब उसका मन करे वो याद कर ले। टेक्नोलॉजी ड्राइवन होती है, जिन जिन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकता है। जैसे अभी यूजीसी नेट कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो हमें कंप्यूटर पर पहले प्रैक्टिस करनी होती है कि हमारा एग्जाम अगर आएगा तो हम 3 घंटे में कितना अटैम्प्ट कर सकते हैं, कितना हमसे छूटने के चांसेस हैं। एंड ओपन एंडेड होता है, मतलब दोनों तरफ से होता है। ये नहीं है कि सिर्फ टीचर बोले जा रहा है, नहीं। स्टूडेंट्स की क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, इवन सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग ही स्टूडेंट्स की होती है। टीचर तो सिर्फ ये देखता है कि बच्चों ने कितना किया है, कितना समझा है, कितना उनको आता है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल, स्टूडेंट लर्निंग कोडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जैसे आजकल अब जैसे बहुत सारे बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कैसे यूट्यूब से कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, या फिर कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस ले रखी है, तो वो अपने खुद के फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करते हैं। उन्हें सुबह याद करना है, शाम को याद करना है, उन्हें 4 यूनिट तैयार करनी है, 10 करनी है, 15 करनी है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कैसे उस चीज़ को देखना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं। इसलिए होटागोजी को हम बोलते हैं कि ये सेल्फ डिटरमाइंड लर्नर्स के थ्रू होती है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे।